इसके पश्चात आप मतगणना की तैयारी शुरू करेंगे। मतगणना के लिए ज़रूरी ये होगा कि 3-4 मेज़ों को आप एक साथ मिला लें और एक तरफ मुख्य भाग पर आप बैठ जाएंगे, आपके दाएं-बाएं आपके दोनों मतदान अधिकारी बैठ जाएंगे और सामने अभिकर्ता बैठ जाएंगे। मतगणना प्रारंभ करने से पूर्व मतगणना अभिकर्ता या अभ्यर्थी आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित होंगे, तो आप उनको उनके नियुक्ति पत्र को देखेंगे और उसके बाद मतदान केंद्र में उनको प्रवेश देंगे। निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए उनको कहेंगे। जो नियुक्ति पत्र है उस नियुक्ति पत्र में दी गई घोषणा के नीचे उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। नियुक्ति पत्र जो मतगणना अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस नियुक्ति पत्र को आप अपने पास रखते हुए मतगणना अभिकर्ताओं को उनके लिए निर्धारित स्थान पर बैठने हेतु कहेंगे। इसके पश्चात आप मतपेटी को मेज पर रखेंगे, उपस्थित अभिकर्ताओं से निरीक्षण करवाएंगे। उसके बाद उसको खोल करके और मतपत्रों को खाली करेंगे। मतपत्रों को खाली करने के पश्चात उनकी रंगवार छँटनी करेंगे। जब आप मतपत्रों की रंगवार छँटनी कर लेंगे, उसके पश्चात आपको मतपत्रों की गिनती का क्रम इस प्रकार से रखना होगा। पहले पंच के लिए, फिर सरपंच के लिए, फिर जनपद के लिए और फिर जिला पंचायत सदस्य के लिए। पंच के मामले में आप जानते हैं कि सफ़ेद रंग के मतपत्र हैं, लेकिन उसमें एकाधिक वार्डों के मतपत्र होंगे, तो उसके पीछे लगाई गई सुभेदक सील के माध्यम से आप वार्डवार उनकी छँटनी करते हुए मतपत्रों को उल्टा रखते जाएंगे। उसके बाद क्रमशः वार्डों के बढ़ते क्रम में आप वार्डवार पहले मतों की गणना करेंगे। वार्डों के बढ़ते क्रम में आप मतों की गणना करेंगे। उसके पश्चात सरपंच की, फिर जनपद और जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना करेंगे। जब आप मतपत्रों की रंग के आधार पर छँटनी कर चुके हैं, उसके पश्चात सबसे पहले आप वार्ड के मतपत्र उठाएंगे और वार्ड के मतपत्रों के पीछे लगी सुभिन्नक सील के आधार पर उनको वार्डवार छँटनी करेंगे। जब वार्डवार छँटनी आपकी हो जाएगी, उसके बाद में वार्डों के बढ़ते क्रम में आप बारी बारी से वार्ड की मतगणना प्रारंभ करेंगे। इस हेतु मतपत्रों को वापस उल्टेंगे, सीधा करेंगे उन्हें, और सीधा करने के बाद में उन्हें अभ्यर्थीवार छँटनी करेंगे। यदि कोई मतपत्र पर सील इस प्रकार से लगी है कि आप सीधा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके पक्ष में पड़ा है, तो फिर उसको एक तरफ रख देंगे। जब पूरी छँटनी हो जाएगी, उसके बाद में जो मतपत्र आपके पास समीक्षा हेतु बचे हैं, उनकी समीक्षा करते हुए यह तय करेंगे कि किस अभ्यर्थी के पक्ष में जा रहे हैं, उसको उसकी गड्डी में रख देंगे और बाकी बचे हुए मतपत्र जो सीधे प्रतिक्षेपित किए जाना है, उन मतपत्रों को आप अलग गिड्डी बना लेंगे। उसके बाद अभ्यर्थीवार मतों की गणना करेंगे। अभ्यर्थीवार मतों की गणना करने के बाद में गणना पर्ची तैयार करेंगे और प्रत्येक अभ्यर्थी के मतपत्रों के 50-50 के बंडल बनाएंगे, उसके ऊपर गणना पर्ची लगा देंगे। इसी प्रकार से प्रतिक्षेपित मतों की जो गिड्डी है, उसके ऊपर भी आप प्रतिक्षेपित मतों की एक पर्ची लगा देंगे। मतपत्रों पर गणना पर्ची लगाने के बाद में उस पद के लिए आप गणना परिणाम पत्र, पंच के लिए गणना परिणाम पत्र प्रारूप 16 में तैयार करेंगे और उपस्थित अभिकर्ताओं और अभ्यर्थियों को गणना परिणाम पत्र प्रारूप 16 प्रदान करते हुए उसकी पावती प्राप्त कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप सरपंच के लिए मतों की गणना करेंगे, उसके बाद जनपद सदस्य की और फिर जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना करेंगे। हम बात कर लेते हैं पंचायत निर्वाचन नियम 76 के तहत वो कौन से आधार है जिनके आधार पर कोई मतपत्र खारिज हो जाएगा। इसमें उस पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, वह बनावटी मतपत्र है। इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है। वह मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के अनुक्रमांक से भिन्न अनुक्रमांक या भिन्न परिकल्प डिजाइन का है। उस पर सुभेदक मोहर नहीं लगी है या पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। उस पर घूमते हुए तीरों की सील का चिन्ह नहीं है। उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के खाने में चिन्ह लगाए गए हैं। उस पर घूमते हुए तीरों की सील से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाए गए हैं। मतांकन का चिन्ह पृष्ठभाग पर या पूरी तरह छायाकृत भाग के अंदर है। गिनती के दौरान हम वैध मतपत्र का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए आयोग के निम्नानुसार निर्देश है। एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाए जाने पर उसे वैध मतपत्र माना जाएगा। एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक स्पष्ट चिन्ह होने के अतिरिक्त छायाकृत भाग में भी चिन्ह लगाया गया है
आधा भाग एक अभ्यर्थी के खाने में, शेष छायाकृत भाग में है। मतपत्र फाड़ते समय असावधानी के कारण मतपत्र ठीक आकार का नहीं है। चिन्ह एक ही अभ्यर्थी के खाने में अंशतः लगा हुआ है और शेष चिन्ह गायब है। किसी मतपत्र पर यदि घूमते हुए तीरों की सील की छाप भी उभर आई है तो मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में दिया गया है, इसका निर्धारण करने के लिए हमें घूमते हुए तीरों की सील की दिशा देखना होगी। यदि घूमते हुए तीरों की सील की दिशा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में है तो वह मतपत्र उस अभ्यर्थी के पक्ष में माना जाएगा, और यदि उसकी छाप अन्य अभ्यर्थी के पक्ष में है तो घूमते हुए तीरों की सील की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होगी। चिन्ह एक अभ्यर्थी खाने में परंतु एक धब्बा अन्य अभ्यर्थी के खाने में है। मतपत्र पर चिन्ह लगाने के तरीके से यह स्पष्ट प्रतीत है कि मत किस अभ्यर्थी के लिए दिया गया है। समीक्षा उपरांत अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की गणना परिणाम पत्र तैयार कर अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता को गणना परिणाम पत्र प्रदान करते हुए पावती प्राप्त करें।